हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दिस इज गुरप्रीत कौर। तो आज से हम एक सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें हम लोग जनरल स्टडीज़ के एमसीक्यू करेंगे विद एक्सप्लेनेशन। तो ये सीरीज में हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो कि आपके एसएससी एग्ज़ाम में जो भी एग्ज़ाम होते हैं, जैसे कि आपका एमटीएस है, ठीक है, एमटीएस है, आपका एसएससी सीजीएल है, ठीक है, आपका सीएचएसएल है, ठीक है। ये सभी एग्ज़ाम में और भी एसएससी के द्वारा जो भी एग्ज़ाम कराए जाते हैं उनमें, जैसे कि आपका सीपीओ है, तो ये एग्ज़ाम्स में जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं जनरल स्टडीज से रिलेटेड, उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है ये सीरीज़ का फर्स्ट पार्ट है। नेक्स्ट आपको रोज डेली एक पार्ट मिलेगा। तो इसको आप लोगों को क्या करना है, शेयर करना है सभी फ्रेंड्स को, जो भी आप लोगों के एसएससी की या फिर आपके स्टेट पीसीएस या फिर आपके यहाँ पर स्टेट यूपी पीसीएस जैसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, द होम ऑफ गार्गी, मैत्री एंड कपिला। तो गार्गी, मैत्री, कपिला के बारे में बात करें तो एंशियंट हिस्ट्री में इनका उल्लेख मिलता है आपका, ठीक है। ये आपकी फिलोसोफर्स थी, आपके यहाँ पर ये डिबेट वगैरह में पार्टिसिपेट करते थे। आपके 3 लेडीज जिनका नाम आपके यहाँ पर मिलता है अर्ली वैदिक पीरियड में, ठीक है। तो ये आपका वैदिक पीरियड में बेसिकली आपको मिलेगा। जो इनका बताना है आपको कहाँ से बिलोंग करते थे ये लोग, विदिशा, उज्जैन, पाटलिपुत्र या फिर मिथिला। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो है वो है आपका मिथिला। मिथिला बेसिकली आज का जो बिहार है वहां से आपको बिलोंग करना इनको मांगता है। ओके, तो मिथिला जो कि आज का बिहार है, ठीक है गाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, Which of the following Vedas provides information about the civilization of early Vedic age? Early Vedic age की जो information है वो आपको कहाँ से मिलती है ये बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा वेद प्रारंभिक वैदिक युग की सभ्यता के बारे में जानकारी प्रदान करता है? तो ये आपका ओल्डेस्ट, ठीक है, ओल्डेस्ट भी है, लेंथिएस्ट भी है, सबसे ज़्यादा इसका यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो बहुत ही बड़ा है ये ग्रंथ है, ठीक है। और दूसरी बात ये आपका यहाँ पर याद रखना है आपको, ऋग्वेदा, अगर आप लोग अर्ली वैदिक एज की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो अर्ली वैदिक एज की जो भी यहाँ पर आपको पता चलता है क्या सिविलाइजेशन था, कैसा लोगों को रहना सहना था, वो आपको कहाँ से मिलता है, ऋग्वेद से मिलता है, ठीक है। बाकी के जो वेद हैं, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, ये तीनों ही आपके लेटर वैदिक पीरियड में लिखे गए थे, ये भी आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऋग्वेदा। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अल बरूनी केम टू इंडिया विद। तो अल बरूनी जो है, जो कि आपके फिलोसोफर थे बेसिकली, तो ये कहाँ किसके साथ आए थे ये बताना है। तो महमूद ऑफ गजनी के साथ आए थे ये इंडिया में। दूसरा कलर ले लेते हैं, विजिबल नहीं हो रहा है थिंक। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो अल बरूनी जो थे वो आपके यहाँ पर आए थे किसके, महमूद ऑफ गजनी के साथ आए थे। कब आए थे, तो ये आपको याद रखना है 1017 एडी में आए थे। इनको क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है फाउंडर ऑफ इंडोलॉजी। इंडोलॉजी के लिए इन्होंने सबसे पहले बुक लिखी थी, तो ये भी याद रखेंगे आप लोग। इनको टाइटल दिया जाता है, दूसरा टाइटल है इनका अल उस्ताद। अल उस्ताद का टाइटल भी इनको मिला हुआ है, ठीक है। तो ये भी याद रखेंगे। तारीख अल हिंद इन्होंने लिखी थी, ठीक है, तारीख अल हिंद नाम की पुस्तक इन्होंने लिखी थी, ये भी आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। तो इनको जो है फाउंडर ऑफ इंडोलॉजी का टाइटल दिया जाता है, अल उस्ताद का टाइटल दिया जाता है। 1017 में ये आए थे, किसके साथ ये आए थे, मोहम्मद ऑफ गजनी के साथ। पर्शियन आपके ये स्कॉलर हैं, ठीक है, पर्शियन स्कॉलर हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पर आंसर याद रखेंगे, यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हु बिल्ट द खजुराहो टेम्पल। खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने करवाया था ये बताना है। होलकर्स ने, सिंधियाज ने, या फिर आपका बुंदेला राजपूत या फिर चंदेला राजपूत। तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर है चंदेला राजपूत।
और इसको याद रखना है आपको कहाँ पर है ये, तो मध्य प्रदेश में लोकेटेड है आपका खजुराहो, और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। दूसरी बात आपको याद रखना है कब बनवाया था, तो ये ऐसे प्रकार के क्वेश्चन भी आजकल पूछे जाने लगा है। तो 950 से 1050 एडी आपको याद रखना है इसका टाइम पीरियड जब ये बनवाया गया था। ओके, तो खजुराहो टेम्पल्स, चंदेला राजपूत आपको याद रखना है। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका, When महात्मा गांधी वॉज अरेस्टेड, तो अरेस्ट कब हुए थे महात्मा गांधी जी? हु अमंग द फॉलोइंग टुक ओवर द लीडरशिप ऑफ साल्ट सत्याग्रह, तो साल्ट सत्याग्रह या फिर आप लोग नमक कानून के तहत जब उनकी गिरफ्तारी हुई तब आपके जो गांधी जी थे उन्होंने किसको बनाया, साल्ट सत्याग्रह का लीडरशिप किसको दी थी? बेसिकली ये है क्वेश्चन आपका। तो ये आपको बताना है, यहाँ पर विनोबा भावे है, सरदार वल्लभ भाई पटेल है, अब्बास तैयब जी, या फिर आपका मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, याद रखिएगा 1930 में गांधी जी को अरेस्ट किया गया था जब आपका साल्ट सत्याग्रह चल रहा था, और अब्बास तैयब जी को उन्होंने ये जो लीडरशिप है वो सौंपी थी, जिनको आपका ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ गुजरात भी बोला जाता है। ठीक है, ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ गुजरात। ठीक है, ये आप लोग याद रख सकते हैं। अच्छा, इसी बात पे एक क्वेश्चन का आपको आंसर करना है कि ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन किनको बोला जाता है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का। ठीक है गाइस, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, in which session of Congress the demand of पूर्ण स्वराज was accepted as the aim of Congress। तो ये बेसिकली आपकी फर्स्ट टाइम जो डिमांड की गई थी वो 1928 में की गई थी गांधी जी के द्वारा कि हमें स्वराज चाहिए, और इसके लिए अगला जो सेशन था 1929 में, जो कि आपका सेशन किया गया कहाँ पर, लाहौर में। तो इसमें डिसाइड किया गया, जबकि कौन थे प्रेसिडेंट, ये भी आपके बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस टाइम पे प्रेसिडेंट कौन थे आपके, आईएनसी के। तो आईएनसी के प्रेसिडेंट थे आपके जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, और ये भी आपको याद रखना है पूर्ण स्वराज, इसमें मेन जो आपको डिमांड की गई थी वो पूर्ण स्वराज की थी। ठीक है गाइस, तो लाहौर सेशन आपको याद रखना है 1929। ठीक है, जो कि आपका बैंक ऑफ रावी रिवर में आपका करवाया गया था। ठीक है, बैंक ऑफ रावी रिवर लाहौर पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, आर्टिकल 359 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 359 है, ऑथोराइज्ड दैट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो आपके इंडिया के प्रेसिडेंट हैं, वो सस्पेंड कर सकते हैं द राइट टू मूव एनी कोर्ट फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग। देखिए, आपको पता होना चाहिए कि आर्टिकल 59 के अकॉर्डिंग जो है, जो प्रेसिडेंट है वो ये जो आपातकाल की स्थिति में क्या लागू कर देते हैं, फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो आपके यहाँ, इसके लिए आप लोग कोर्ट नहीं जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दो राइट ये भी है कि जिनको सस्पेंड नहीं किया जाता है, बाकी के राइट्स जो हैं वो सस्पेंड कर दिए जाते हैं। कौन कौन से राइट हैं ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। दूसरी बात, यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे ऐसा हो सकता है, और नेशनल इमरजेंसी की अवधि कितनी होती है ये आप लोग बताएंगे। ठीक है, अवधि, इसका टोटल जो टाइम पीरियड है, ड्यूरेशन है, वो आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। अगर हम लोग बात करें कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं जिनको आपका सस्पेंड नहीं किया जाता है, वो है आपके आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21। ये दोनों आर्टिकल आप लोगों को याद रखने हैं। ठीक है गाइस, चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। नेशनल इमरजेंसी जो है यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हरियाणा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश एंड नागालैंड। तो सिक्किम, हरियाणा, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड का जो आपका सीक्वेंस है फॉर्मेशन का, वो आपको बताना है। अगर हम बात करें यहाँ पर, तो आपका नागालैंड जो है यहाँ पर सबसे पहले बना। नागालैंड, इनका ईयर जो है याद रखिएगा आप लोग, नागालैंड इसका ईयर है 1963, राइट। फिर आ जाता है आपका हरियाणा, हरियाणा का आपका 1966। देन आपका आ जाता है सिक्किम,
जिसका ईयर है 1975। देन आ जाता है आपका अरुणाचल प्रदेश, जिसका ईयर है आपका 1987। याद रखिएगा इनका सीक्वेंस, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है आपके बन जाते हैं। तो नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। तो ऑप्शन डी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके गाइस, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका, प्लानिंग कमीशन कॉन्स्टिट्यूटेड अ हाई लेवल कमिटी फॉर फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म इन अगस्त 2007 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ। तो ये आपको बताना है, प्लानिंग कमीशन बेसिकली कंस्टिट्यूट किया गया था हाई लेवल कमिटी के द्वारा। ये बताना है इसका आपकी किन की लीडरशिप में ये किया गया था, चेयरमैनशिप में किया गया था। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया है। रघुराम राजन विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका, हु गेव द कॉल फॉर ग्रीन रेवोल्यूशन। तो ग्रीन रेवोल्यूशन के आप बोल लीजिए संस्थापक इनको बोला जाता है, हरित क्रांति जिसको हम लोग बोलते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर, MS स्वामीनाथन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, क्लोरोफिल इज अ नेचुरली अकरिंग चेलेट कंपाउंड इन विच सेंट्रल मेटल इज। देखिए, जो आपका क्लोरोफिल है बेसिकली आपका ग्रीन लीव्स में पाया जाता है या फिर हरे पौधों में पाया जाता है। हरे पार्ट में कोई भी ट्री है उसका जो भी हरा वाला पोर्शन होगा वहां पे क्लोरोफिल पाया जाता है। पत्ते हो सकते हैं, स्टेम हो सकती है उसकी, ठीक है। तो यहाँ पर क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल होने के कारण क्या कर पाते हैं प्लांट्स, वो सनलाइट की प्रेजेंस में, ठीक है, सूर्य के प्रकाश की प्रेजेंस में क्या कर पाते हैं, खाना बना पाते हैं, भोजन का प्रोडक्शन कर पाते हैं। ठीक है, तो क्लोरोफिल जो है बहुत जरूरी है प्लांट के लिए भी। और जो वो खाना प्रोडक्ट करते बनाते हैं वो क्या होता है, वो हम लोग अपने खाने में भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा यहाँ पर सेंट्रल मेटल है, तो याद रखिएगा वो है आपका मैग्नीशियम। ठीक है, तो मैग्नीशियम है, ये आपको याद रखना है, जो कि आपका लार्ज ऑलिक्यूल जो आपका ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है पॉर, ठीक है, तो उसके साथ आपका कंबाइंड करके यहाँ पर आपका मैग्नीशियम बेसिकली क्लोरोफिल में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मैग्नीशियम। अगला क्वेश्चन है, अ फ्रेश एग व्हेन प्लेस्ड इन सॉल्ट वाटर। तो जब आपका एक अंडा है, ताजा अंडा है, उसको पानी में रखा जाएगा और पानी में क्या कर दिया है, सॉल्ट मिला दिया गया है, सॉल्ट वाटर में रखा जाएगा, तो क्या होगा, तो ये जो है सिंक एंड गो टू द बॉटम, सिंक करेगा यानी कि आपका डूब जाएगा और बॉटम में चला जाएगा। मान लीजिए कोई ग्लास है उसके बॉटम में चला जाएगा, ठीक है, या फिर सिंक बट विल नॉट गो टू द बॉटम, सिंक डूबेगा तो लेकिन पूरा बॉटम में नहीं जाएगा, फ्लोट करेगा, तैरने लगेगा, या फिर आपका बस्ट फूट जाएगा। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर गाइस, तो याद रखिएगा जब भी हम लोग क्या करेंगे, पानी में सॉल्ट मिलाएंगे, एक इनिशियल अमाउंट या फिर आपका रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ सॉल्ट मिलाएंगे, फिर इसकी क्या होगी, डेंसिटी बढ़ जाएगी, घनत्व बढ़ जाएगा इसका। तो डेंसिटी बढ़ने की वजह से क्या हो जाएगा, पानी थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा, और गाढ़ा इतना हो जाएगा कि जो अंडा है उसकी डेंसिटी से ज्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, अंडा जो है यहाँ पर फ्लोट करने लगेगा, तैरने लगेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके गाइस, चलिए फ्लोट विल बी द करेक्ट आंसर, तैरेगा। ओके, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, ओजोन होल रेफर्स टू। ओजोन होल क्या है बेसिकली ये बताना है आपको। ओजोन क्षेत्र को संदर्भित करता है, किसको संदर्भित करता है ये बताना है। होल इन ओजोन लेयर, जो एक ओजोन लेयर है उसमें होल हो चुका है, ठीक है। डिक्रीज इन द ओजोन लेयर इन ट्रोपोस्फेयर, डिक्रीज इन थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर इन स्ट्रेटोस्फेयर, इंक्रीज इन थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर इन ट्रोपोस्फेयर। देखो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ओजोन लेयर होती कौन सी लेयर में है। मैंने एक वीडियो आपको दिया था जिसमें मैंने बताया था कि इनका सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए, पता चल जाएगा कैसे। देखिए ये मान लीजिए आपकी अर्थ है,
ठीक है। अर्थ के चारों तरफ आपका पाया जाता है एक एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है कुछ लेयर्स, ठीक है, कुछ परतें प्रेजेंट हैं। तो ये परतों का सीक्वेंस क्या है, इनका क्रम क्या है, इनको हम लोग समझेंगे। सबसे पहले तो अगर हम लोग बात करें कि एक्सोस्फेयर लेयर जो है सबसे बाहर होती है ना, सबसे बाहर होती है आपकी एक्सोस्फेयर। फिर 5 लेयर होती है, तो बीच में वाली जो है वो है आपकी मीजोस्फेयर, है ना, मीजोस्फेयर है। अब एक्सोस्फेयर और मीजोस्फेयर के बीच में एक लेयर है थर्मोस्फेयर, ठीक है, थर्मोस्फेयर है। मीजो से खत्म होता है ये जो, यानी कि अगली लेयर जो है नीचे वाली उसकी आती है स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर। और स्ट्रेटोस्फेयर के नीचे वाली लेयर जो है वो है टी ओ से ट्रोपोस्फेयर, ठीक है। तो ये तो आ गया आपका सीक्वेंस, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। अब बात करते हैं ओजोन लेयर किस में प्रेजेंट होती है। तो याद रखिएगा ओजोन लेयर जो है वो आपकी स्ट्रेटोस्फेयर में होती है, ठीक है। ओजोन लेयर आपकी किस में होती है, स्ट्रेटोस्फेयर, जो कि आपकी सेकंड लेयर है, ठीक है। यानी कि ट्रोपोस्फेयर वो लेयर है जिसमें आपके जितने भी वेदर फिनोमिना होते हैं, बारिश हो रही है, आंधी तूफान, किस में हो रहे हैं, ये आपके होते हैं ट्रोपोस्फेयर में, ठीक है। स्ट्रेटोस्फेयर में क्या होता है, आपके जो प्लेन वगैरह है वो सारे स्ट्रेटोस्फेयर में उड़ते हैं, ठीक है, क्योंकि वेदर फिनोमेना नहीं है, टर्बुलेंस आना की संभावना कम रहती है, ठीक है। प्लेन वगैरह इसमें उड़ाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो स्ट्रेटोस्फेयर में ही जो नीचे वाला पोर्शन है वहां पे आपकी ओजोन लेयर पाई जाती है। ओजोन क्या है, बेसिकली O3 है, ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल मिलके ओजोन बनाते हैं। और ये लेयर जो है क्या प्रोवाइड कराती है, हमें यूवी रेज से प्रोटेक्शन करती है। जो सन से यूवी रेज, सन से अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं, उनसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है हमारी ओजोन लेयर। इसका डिप्लीशन हो रहा है, ये आपकी रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया गया कि ये जो लेयर है वो कम होती जा रही है, घटती जा रही है। किसकी वजह से, क्योंकि इतना ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है, या फिर आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से जो आपकी अर्थ पे ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ती जा रही है, वो किसके कारण हो रहा है, यहाँ पर जो भी जो पॉल्यूशन है उसके बढ़ने से। दूसरी बात, यहाँ पे ग्रीन हाउस इफेक्ट के बढ़ने से ये जो ओजोन लेयर है वो भी कम होती जा रही है, डिप्लीशन इसका होता जा रहा है, ठीक है। तो डिक्रीज हो रही है बेसिकली थिकनेस। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है गाइस। ओके, अगला क्वेश्चन हम लोग बात करेंगे। तडोबा नेशनल पार्क नोन फॉर शेल्टरिंग टाइगर। तो शेल्टरिंग टाइगर के लिए आपका तडोबा नेशनल पार्क यहाँ पर फेमस है। तो ये बताना है आपको, पैंथर एंड बियर इज लोकेटेड इन। तो ये आपको बताना है जहाँ पर आपके टाइगर, पैंथर एंड बियर भी लोकेटेड है बेसिकली। तो ये बताना है तडोबा नेशनल पार्क आपका है कहाँ पर एक्चुअली, असम में, या फिर आपका चंद्रपुर महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, तमिलनाडु में। तो नेशनल पार्क का एक वीडियो है, एक नहीं है, इसके पार्ट्स में मैंने आपको बताया गया है, 4-5 पार्ट हैं इसके, जिसमें आप लोगों को सारे ही नेशनल पार्क ट्रिक से याद कराए गए हैं। तो जो लोग भी नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे वीडियोस को और शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। और दूसरी बात, इन वीडियोस को देखकर आप लोग अच्छे से याद कर सकते हैं सारे के सारे नेशनल पार्क। छोटी छोटी वीडियोस हैं जिसमें आप लोगों को सारे नेशनल पार्क याद हो जाएंगे, और उसके बाद आप लोग इनके रिवीजन के लिए MCQ वाला वीडियो भी देख सकते हैं, जो कि आपका वहां पर प्रोवाइड कराया गया है, ट्रिक के साथ बताया गया नेशनल पार्क को आपको एग्जामिन करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा महाराष्ट्र, याद रखिएगा, तडोबा नेशनल पार्क इज इन महाराष्ट्र, याद रखिएगा, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को, जो भी इस चैनल पर नए हैं, ठीक है गाइज। लाइक कीजिएगा, बताइएगा वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो, और ये भी बताइएगा जो भी मैंने क्वेश्चंस इस वीडियो में पूछे गए हैं, ठीक है गाइज। बाय बाय एंड टेक केयर।